हम स्टार्ट कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल स्टार्ट कीजिए, हमारे पूरे सब सारे कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू। सभी कार्यकर्ताओं को, दधीची देदान समिति को और सभी कार्यकर्ताओं को और आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम के सभी स्पीकर्स को ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन एम्स न्यू दिल्ली, मैं राजीव बैकरी, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, आपका स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम के लिए। और साथ ही साथ मैं आमंत्रित करता हूं आज के जो हमारे फर्स्ट स्पीकर हैं, आरतीविज मैम। उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी जरूरी है, क्योंकि मैं अपने आप में आपके 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैम एक अपने आप में एक एज ए एक्सपर्ट और लीड करती हैं ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट के प्रोग्राम को राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे। Ma'am, Dr. Artivij ma'am is the head of Organ Retrieval Banking Organization and also the chairperson of Media and Protocol Division, AIIMS, New Delhi. Ma'am is a co-founder of Orbo and the first public sector facility established with an objective of encouraging and promoting organ and tissue donation with the fair and equitable distribution and optimum utilization of human organs and tissues. Ma'am served as a medical superintendent of 425 cardio, thoracic and neuroscience center AIIMS for more than 15 years. Stem cell safety initiatives at AIIMS. Ma'am is the core. Namaste, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Namaste. Thank you, Rajiv. It's quite a privilege for me and nostalgic to connect with Dadichi Dedan Samiti, because right at the very beginning, when we established Orbo, one of the organizations that we collaborated was Dadichi Dedan Samiti. I really see a lot of people that I know. Harshji, we have worked close together, lot of good collaboration and good work we have done. कमल जी, आपके साथ भी, आप सबके साथ कभी ना कभी बातचीत भी हुई है, मुलाकात भी हुई है। और इस नोबल कॉज को आगे करने में आपने जो देश में कार्य किया है वो तो एग्जाम्पलरी है। इस टाइम सबसे ऊपर ददीची देदान का नाम आता है और हमें भी बहुत प्राउड लगता है। इस एक अपनापन भी लगता है। मैं सच बात बताऊं तो जो हम जुड़े रहे शुरू से अभी तक, जैसे विचार आपने, जितनी डेडिकेशन आपकी थी, उसी तरह से हमने भी अपना पूरा समय दिया है, अपना कंपैशन से, एम्पैथी से। तो एक कॉमन लिंक है हमारे बीच में। राजीव, मैं टाइम कम है, 10 मिनट का टाइम है मेरे पास, तो मैंने हमारी एक जो क्या कर रहा है वो जरूरी है कि आपके सब मेंबर्स वो देखें और समझ लें कि हमारा स्कोप ऑफ एक्टिविटीज क्या है। हो सकता है मैं थोड़ा रश करूंगी, बहुत डिटेल में नहीं बोलूंगी, लेकिन नेशन से भी और जागरूकता में भी कितना बड़ा कार्य कर रही है। तो आगे बढ़ते हुए आज के टॉक के ऊपर, आज के प्रोग्राम्स के ऊपर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सूर्या दुबे। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार, वेलकम सर। डॉक्टर सूर्या दुबे एडिशनल प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो एनेस्थीसियोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली के। साथ ही साथ सर जो है एक्सपर्ट भी मैनेज करने में, उस पोटेंशियल डोनर को मैनेज करने में। सर की टॉक है सर्टिफिकेशन ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ। सर, आप सभी को नमस्कार। ददीची देदान समिति के बारे में मुझे तो आज ही डिटेल में जानकारी हुई है, मैं ऑर्बो से 2015 से जुड़ा हुआ हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आपका प्रयास में, और इसको आगे बढ़ाते हुए मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? अभी नहीं आया। मेरे स्लाइड्स दिख रहे हैं आपको? नहीं डॉक्टर, अभी नहीं आया। जी, अभी दिख रहे हैं स्लाइड्स? जी जी। तो
मेरा टॉपिक है ब्रेन डेथ डायग्नोसिस एंड सर्टिफिकेशन। जैसे ये जो ऑर्गन डोनेशन में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हम ऑर्गन डोनर्स को पहले स्क्रीन करें, पहले पता चले कि हु आर द कैंडिडेट जिससे हम ऑर्गन रिट्राइव कर सकें। तो ब्रेन डेथ डायग्नोसिस और सर्टिफिकेशन प्रोसेस के बारे में ये प्रेजेंटेशन है। तो व्हाट इज ब्रेन डेथ? तो मतलब ब्रेन डेथ मतलब इंडिया में ब्रेन डेथ मतलब ब्रेन स्टेम डेथ। टोटल ब्रेन का डेथ तो नहीं, ब्रेन स्टेम मतलब जो इम्पोर्टेंट और एरिया ऑफ द ब्रेन है जो आपका रेस्पिरेशन, हार्ट इसको रेगुलेट करता है, उसका डेथ और उसका फंक्शन परमानेंटली चला गया है तो इंडिया में बाय लॉ ब्रेन डेथ मतलब हम ब्रेन स्टेम डेथ को ही मानते हैं। व्हाई ब्रेन डेथ इज इम्पोर्टेंट? हमें ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम टाइमली ब्रेन डेथ डायग्नोज करते हैं तो हम एटलीस्ट उस पेशेंट्स को, डोनर को मेंटेन कर पाए ताकि हमें वायबल ऑर्गन जो सही तरीके से प्रिजर्व ऑर्गन हो वो हमें डोनेशन के लिए समय से मिल पाए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेन डेथ, देयर आर 3 साइंस दैट इंडिकेट्स पर्सन्स ब्रेन हैज परमानेंटली स्टॉप फंक्शनिंग। 3 साइंस हैं। फर्स्ट, द पर्सन इज कोमाटोज एंड कॉज ऑफ कोमा इज नोन। पेशेंट कोमा में है और हमें कोमा का कॉज पता है। सेकंड, ऑल ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस, जो ब्रेन स्टेम जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन है जो सारे वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करता है, उसका फंक्शन परमानेंटली स्टॉप्ड है। और थर्ड, ब्रीदिंग हैज परमानेंटली स्टॉप, पेशेंट का ब्रीदिंग नहीं है बिल्कुल। ये 3 चीज हमें होना चाहिए, ये होने पे ही हम उसको ब्रेन डेथ मानते हैं उस पेशेंट को। प्री रिक्विजिट्स मतलब ब्रेन डेथ के लिए हमें जो टेस्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए, मतलब ये फुलफिल होने चाहिए, उसके बाद ही हम टेस्ट करेंगे। जैसे एस्टैब्लिश द इरिवर्सिबल प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ कोमा, कोमा का कॉज हमें पता होना चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो कॉज इरिवर्सिबल है, मतलब वो ठीक नहीं होने वाला है। पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। तो पहला मैंने बताया कोमा मतलब पेशेंट का रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उसके आसपास जो चीज है उससे पेशेंट का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, वो है कोमा। सेकंड है एब्सेंस ऑफ ब्रेनस्टेम रिफ्लेक्सेस, मतलब कॉर्नियल एंड प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जो आंख से टेस्ट करते हैं। ऑक्यूलोसेफेलिक एंड ऑक्यूलोवेस्टिबुलर रिफ्लेक्स, ट्रैकियल मतलब जो कफ रिफ्लेक्स है, फेरिंजियल रिफ्लेक्स मतलब जो गैग रिफ्लेक्स है, और फेशियल मसल रेस्पॉन्स टू नॉक्सियल स्टिमुलाई, मतलब अगर हम पेनफुल स्टिमुलाई दें तो नॉर्मल पेशेंट में ना फेशियल चेंजेस होते हैं, वो भी नहीं होता है। थर्ड है एपनिया, मतलब सांस पूरा जो है वो बंद हो गया हो पेशेंट को, हम उस कंडीशन में हम सिर्फ वेंटिलेटर से ही सांस दे रहे हैं, पेशेंट का अपना सांस नहीं है। हु कैन सर्टिफाई, कौन सर्टिफाई कर सकते हैं? एज पर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट ऑफ 1994 4 डॉक्टर होने चाहिए। फर्स्ट, जो डॉक्टर इंचार्ज ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट को प्राइमरीली ट्रीट कर रहे हैं। सेकंड, डॉक्टर इंचार्ज ऑफ द हॉस्पिटल वेयर द पेशेंट वाज ट्रीटेड। थर्ड, एन इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट ऑफ अनस्पेसिफाइड स्पेशलिटी, मतलब एक इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल, जो जिस हॉस्पिटल में है उन्होंने उसको डेजिग्नेट किया है। फोर्थ, एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन होना चाहिए। बट अगर उस हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन नहीं है तो उनकी जगह सर्जन और फिजिशियन अथवा एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और इंटेंसिव केयर में जो काम कर रहे हैं वो भी सर्टिफाई कर सकते हैं। तो पैनल ऑफ 4 डॉक्टर सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए। पिपुलरी रिफ्लेक्स मतलब जो आंख पे हम पुतली पे लाइट डालेंगे और पिपुलरी, जब हम किसी के आंख पे लाइट डालते हैं तो पिपल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, छोटा हो जाता है, वो लाइट रिफ्लेक्स हमें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पिपल, आपका पुतली जो आंख का पिपल है वो छोटा या बड़ा है, लाइट रिफ्लेक्स से, लाइट से उसका जो रेस्पॉन्स है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो पिपुलरी रिफ्लेक्स जो है हम वो उसको नेगेटिव मानते हैं। सेकंड है ऑक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स, मतलब अगर किसी के पेशेंट को, किसी के आप सिर को टर्न करेंगे तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, ये फंक्शन आपका ब्रेन स्टेम रेगुलेट करता है। अगर ब्रेन डेथ है तो हम किसी भी पेशेंट को तुरंत से सिर को घुमा दें तो आंख का जो रेस्पॉन्स है वो नहीं होगा, मतलब ऑक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स इसमें एब्सेंट होगा। थर्ड है ऑक्यूलोवेस्टिबुलर रिफ्लेक्स, मतलब हम जो वेस्टिबुलर मतलब एक आपका बॉडी का जो इक्विलिब्रियम जो मेंटेन करता है वो आपके शरीर, ब्रेन के जो क्रेनियल कैविटी के कान के अंदर है, उसको हम स्टिमुलेट करते हैं विथ कोल्ड सलाइन, मतलब ठंडे पानी से, तो उससे जो आपका आंख मूव करता है, इसको ऑक्यूलोवेस्टिबुलर रिफ्लेक्स कहते हैं। अगर हम किसी का ब्रेन डेथ है तो हम अगर उसके कान में 50 ml आइस कोल्ड सलाइन डालते हैं तो
नॉर्मल रेस्पॉन्स होता है कि आंख पहले उस सलाइन की तरफ जो जिस कान से डाल रहे हैं वहां जाएगा, फिर नॉर्मल बीच में आएगा। लेकिन अगर ऑक्यूलोवेस्टिबुलर रिफ्लेक्स एब्सेंट है, ब्रेन डेथ है, तो ये नॉर्मल सलाइन जो कोल्ड सलाइन डालने के बाद भी रेस्पॉन्स कुछ नहीं आएगा। थर्ड है, उसके बाद मैंने आपको कहा था ट्रेकियल रिफ्लेक्स या कफ रिफ्लेक्स, मतलब अगर हम किसी के सांस के नली में को स्टिमुलेट करेंगे तो बॉडी का नॉर्मल प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होता है कि खांसी आती है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्रेकियल रिफ्लेक्स या कफ रिफ्लेक्स। ये अगर हम किसी के सांस की नली को स्टिमुलेट करते हैं, अगर ब्रेन डेथ है तो वो उसमें खांसी नहीं आएगी। और एक इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है फेरिंजियल रिफ्लेक्स, मतलब जो आपके टंग के पीछे एक जगह है फेरिंग्स, वो भी एक रिफ्लेक्स होता है कि अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं तो बहुत सारा अंदर ना चला जाए, तो इसीलिए उसको फेरिंग्स उसको रेगुलेट करता है, उसको फेरिंजियल रिफ्लेक्स या गैग रिफ्लेक्स कहते हैं। उसको भी हम क्या करेंगे, टंग के पीछे फेरिंग्स को स्टिमुलेट करेंगे। अगर गैग रिफ्लेक्स नहीं होगा तो हम उसको फेरिंजियल रिफ्लेक्स नेगेटिव मानेंगे। उसके बाद मैंने आपको तीसरी चीज बताई थी। फर्स्ट है कॉज ऑफ कोमा, कोमाटोस होना चाहिए। कॉज ऑफ कोमा हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वो इरिवर्सिबल है। दूसरी बात है ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस, जो मैंने आपको बताया, पिपुलरी रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स बताए, ऑक्यूलोसेफेलिक ऑक्यूलोवेस्टिबुलर रिफ्लेक्स बताए, और ट्रेकियल एंड फेरिंजियल रिफ्लेक्स ये एब्सेंट होने चाहिए। थर्ड है पेशेंट का रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब पेशेंट अपने से सांस नहीं ले रहा है। तो नॉर्मल बॉडी का क्या रेस्पॉन्स होता है, हम हमारी सांस प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं। तो अगर हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप करने लग गया, अगर जमा होने लग गया, तो वो क्या करता है, हमारे ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स को, ब्रेन स्टेम को स्टिमुलेट करता है, तो पेशेंट का सांस लेने का प्रक्रिया को वो स्टिमुलेट करता है। तो इसको हम स्टिमुलेट करते हैं एपनिया टेस्ट में। पेशेंट खुद से सांस नहीं ले रहा है, लेकिन हम ऐसे कुछ करेंगे कि पेशेंट का CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसमें शरीर में बिल्डअप हो और वो ब्रेन स्टेम को स्टिमुलेट करे ताकि पेशेंट का सांस लेने की प्रक्रिया शुरू हो। तो इसको हम एपनिया टेस्ट कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को कुछ समय के लिए ऑक्सीजन देते हैं, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन करके उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने के लिए उसको वेंटिलेटर से कुछ समय डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो उस प्रक्रिया से पहले हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को सेफली ऑक्सीजनेट करना चाहिए, तो ताकि उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे, और जितने समय आप वेंटिलेटर से उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं उतना समय उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो। सेकंड है एडजस्ट वैसोप्रेशर्स, मतलब उसके ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाइयां चल रही होंगी, मैक्सिमम पेशेंट को चलता है, तो उसको हम ऐसे एडजस्ट करें कि उसका जो ब्लड प्रेशर जो है वो 100 से ज्यादा हो। ठीक है, उसके बाद हम ऑक्सीजन नापने की मशीन होती है, उसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, उसको हम कनेक्ट करेंगे और पेशेंट का सैचुरेशन देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम पेशेंट को वेंटिलेटर से कुछ समय के लिए 8 से 10 मिनट तक डिस्कनेक्ट करेंगे और पेशेंट का रेस्पॉन्स देखेंगे। हम किसी भी पेशेंट को जो सांस नहीं ले रहा है उसको अगर हम वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट करते हैं तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जमा होना शुरू होता है। अगर माना गया है कि 8 से 10 मिनट तक अगर आप किसी पेशेंट को वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट करेंगे या सांस की प्रक्रिया को किसी भी तरीके से बाधित करेंगे, तो आपका जो CO2 लेवल है वो बढ़ना शुरू होगा। तो 8 से 10 मिनट में वो आपका जो बेस लाइन, मतलब जो नॉर्मल CO2 होता है उससे 20 मिलीमीटर मरकरी बढ़ जाता है या टोटल 60 से ज्यादा हो जाता है। अगर उतना पहुंच जाता है और पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, मतलब हम कहेंगे एपनिया टेस्ट इज पॉजिटिव, मतलब हमने पेशेंट को सांस स्टिमुलेट करने का सारा प्रक्रिया किया, पेशेंट का CO2 बढ़ा, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा वो इतनी मात्रा में बढ़ा जो ब्रेन स्टेम को स्टिमुलेट कर पाए, लेकिन फिर भी उस प्रक्रिया में पेशेंट का सांस नहीं आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं एपनिया टेस्ट पॉजिटिव, मतलब ब्रेन स्टेम का फंक्शन इसमें डैमेज्ड है और एपनिया टेस्ट में भी वो रेस्पिरेशन या सांस की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। अगर इस टेस्ट के दौरान किसी भी टाइम अगर पेशेंट सांस लेना शुरू करता है तो हम इसके मानते हैं एपनिया टेस्ट इज नेगेटिव, मतलब पेशेंट का ब्रेन स्टेम का फंक्शन कुछ कुछ अभी है, पूरा ब्रेन डेथ नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद है हमें आते हैं एंसिलरी टेस्ट। मतलब देखिए मैंने आपको बताया था कि ब्रेन स्टेम डेथ जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, मतलब हम कोई बाहर का मशीन या कोई और चीज से उसका टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम पहले क्लिनिकली टेस्ट कर रहे हैं कि बेड साइड टेस्ट कर रहे हैं कि उसका ब्रेन स्टेम फंक्शन है कि नहीं। लेकिन ऐसी कई बार ऐसा होता है कि हम वो क्लिनिकल टेस्ट कर नहीं पाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया
हमने लाइट रिफ्लेक्स देख रहे हैं, अगर आंखों में प्रॉब्लम हो, आंख में ट्रॉमा हो, या कॉर्निया उसका ओपेक हो, मतलब पारदर्शी न हो, एक दूसरी एक कान के हमें ऑक्यूलोसेफेलिक ऑक्यूलोवेस्टिबुलर रिफ्लेक्स के लिए जो सलाइन डालते हैं, अगर कान ही इंजर्ड हो आपका, तो आप वो टेस्ट को ना कर पाएंगे ना उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो उन मामलों में हम क्या करते हैं, कुछ एंसिलरी टेस्ट या हम उसको कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, जो हम करते हैं जानने के लिए कि ब्रेन स्टेम का डेप्थ, ब्रेन स्टेम या ब्रेन में खून पहुंच रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए। तो क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, एक है सेरेब्रल एंजियोग्राफी, एक है ईईजी जो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी कहते हैं, एक को न्यूक्लियर स्कैन कहते हैं, इसको छोड़ के और कुछ मशीन है जैसे ट्रांसक्रेनियल डॉपलर, सीटी स्कैन, सीटी एंजियोग्राफी, एमआरआई स्कैन, इस सब में भी हम आपके ब्रेन में खून का बहाव है कि नहीं वो टेस्ट करते हैं। तो हम एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, अगर शरीर में किसी को डाई डालते हैं, जो एक सब्सटेंस होता है जो आपके खून की नली को दिखाई देने में हमें मदद करता है, एंजियोग्राफी कहते हैं। अगर हम उसको डालते हैं और ब्रेन का जो बेस है, मतलब गले के ऊपर से ब्रेन में बिल्कुल ही ब्लड नहीं जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि ब्रेन डेथ हो चुका है और ब्रेन में प्रेशर इतना ज्यादा है कि एक पॉइंट के बाद ब्रेन को ब्लड पहुंच ही नहीं रहा। तो हम उस नॉर्मली जो आप बाएं तरफ देख रहे हैं वो एंजियोग्राफी है, मतलब नॉर्मल पेशेंट में ऐसा आपके खून के ब्रेन के अंदर जो खून की नलियां हैं ऐसे दिखती है, लेकिन दाईं तरफ जो दिख रहा है वो उसमें खून का बहाव बिल्कुल नहीं है, जिसको हम हॉलो स्कल फेनोमेना में या फिर स्कल में कोई ब्लड सप्लाई है ही नहीं, ये जान पाते हैं। दूसरा सिमिलर चीज है जिसको स्पेक्ट स्कैन कहते हैं। हमने यहाँ पहले में सीटी एंजियोग्राफी, डिजिटल सब्सट्रक्शन एंजियोग्राफी, जो एंजियोग्राफी में हम एक डाया डालते हैं, इसमें हम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डालेंगे, जो यही चीज है वो अगर नॉर्मली आपके ब्रेन में पहुंचता है तो बाहर में एक मशीन डाल के हम देखते हैं कि ब्रेन में वो जो सब्सटेंस आपने डाला है वो पहुंचा है कि नहीं। अगर नहीं पहुंचा है तो सिमिलर बात है कि ब्रेन में खून का बहाव बिल्कुल है ही नहीं। ये सब करने के बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज है मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपने ब्रेन डेथ टेस्ट किए और आपको उसका रिपोर्ट क्या हुआ, सारी चीजें हमको सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, जिसको कहते हैं मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन। ऑल फेजेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेन डेथ शुड बी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड इन द मेडिकल रिकॉर्ड्स, मतलब मेडिकल रिकॉर्ड में सारे स्टेप्स आपको लिखने होंगे। एंड इट मस्ट इंडिकेट, इसमें जरूरी ये होना चाहिए, इटियोलॉजी एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कोमा एंड अनरेस्पॉन्सिवनेस, मतलब कोमा का जो है कॉज हमें लिखा होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि वो इरिवर्सिबल है, मतलब उससे ठीक नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ मोटर रेस्पॉन्स टू पेन, मैंने आपको कहा था अगर आप किसी को पेन देंगे तो आप नॉर्मल अगर ब्रेन स्टेम फंक्शन है तो मुंह का जो एक्सप्रेशन वो चेंज होता है। एब्सेंस ऑफ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस ड्यूरिंग 2 सेपरेट एग्जामिनेशन, मैं आपको ये बताना भूल गया था कि ब्रेन स्टेम डेथ के जो टेस्ट होते हैं वो हमें ब्रेन डेथ के लिए 2 टेस्ट करने होते हैं, जिनमें गैप एटलीस्ट 6 घंटे का होना चाहिए। तो हमें 2 सेट ऑफ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस टेस्ट करने हैं 6 घंटे के अंतराल में, और उसका रिपोर्ट हमें, उसका रिजल्ट हमें लिखना है। और हमें ये भी लिखना है कि एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन विद PaCO2 60 mmHg, मतलब एपनिया टेस्ट जो मैंने कहा था, हमने एपनिया टेस्ट किया है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड 60 से ज्यादा हुआ लेकिन उसका रेस्पिरेशन नहीं है, ठीक है। एंड अगर हमने एंसिलरी टेस्ट या जो मैंने आपको बताया कंफर्मेटरी टेस्ट है वो किया है तो उसका जस्टिफिकेशन हमें देना होगा, क्योंकि ब्रेन डेथ जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस है, उसमें एंसिलरी टेस्ट का कोई रोल नहीं है। लेकिन हम अगर एंसिलरी टेस्ट करते हैं तो हमें जस्टिफाई करना होगा कि इसमें ये चीजें थी जो हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस को हैम्पर कर रही थी, इसीलिए हमने एंसिलरी टेस्ट किए, और एंसिलरी या कंफर्मेटरी टेस्ट जो किए हैं उसके रिजल्ट क्या आए हैं। तो कंक्लूजन, मतलब समराइज कर रहा हूँ, डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन डेथ इज प्राइमरीली क्लिनिकल, मतलब हमें क्लिनिकल टेस्टिंग करके ब्रेन डेथ डायग्नोस करना चाहिए प्राइमरीली। प्रीरिक्विजिट्स, मतलब ब्रेन डेथ से पहले हमें बाकी सारी चीजें का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, हमें कोमा का कॉज पता होना चाहिए, आपका ऑक्सीजन लेवल शरीर में नॉर्मल होना चाहिए। एंसिलरी टेस्ट आर नॉट मैंडेटरी, एंसिलरी कंफर्मेटरी टेस्ट हमें नहीं मैंडेटरी नहीं है, हमें मस्ट नहीं है, लेकिन हमें उन टेस्ट पेशेंट में करते हैं जिसमें हम ब्रेन डेथ का जो क्लिनिकल टेस्ट आइदर कर नहीं पा रहे हैं या उसका रिजल्ट हमें एक पुख्ता तरीके से नहीं मिल रहा। और हमें रेकमेंडेड ऑब्जर्वेशन पीरियड, मतलब जो मैंने आपको कहा कि 2 सेट ऑफ टेस्ट के बीच में जो एटलीस्ट मिनिमम 6 आवर का ड्यूरेशन है वो हमें कंसिडरेशन में
लेना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।